हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया लास्ट टाइम, उसका नाम है स्क्यूनेस, मोमेंट्स एंड कर्टोसिस, जिसमें से लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक पूरा कवर किया, दैट वाज स्क्यूनेस। और हमने कहा था कि जैसे हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़े, तो ये दोनों चैप्टर्स में हमने जितने भी मेजर्स पढ़े वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी कोई डेटा सीरीज होती है, उसके और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको स्टडी करने में हमें कौन हेल्प करता है। ये तीन जो मेजर्स हमने लिखे हैं, स्क्यूनेस, मोमेंट्स एंड कर्टोसिस। तो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मोमेंट्स। तो जो मोमेंट्स है बेसिकली हमें किस में हेल्प करता है। मोमेंट्स जो है स्टैटिस्टिक्स में, दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्पर्शन, जिसको हम कहते हैं इन जनरल टर्म हम बोलते हैं, उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, वेरिएशन, राइट। तो वेरिएंस या वेरिएशन स्टडी करने में हमें हेल्प करता है। उसके अलावा ये जो दो हमने चीजें लिखी है ना यहाँ पर, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, इन दोनों को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो हमने जैसे शुरू में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि स्क्यूनेस जो होता है वो हमें बताता है कि हमारा डेटा वेरी तो करता है, लेकिन किस साइड ज्यादा वेरिएशन है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। ठीक है, मतलब अगर हम सेंट्रल वैल्यू निकालते भी हैं और हम ये भी बोलते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन आर डेटा, लेकिन ज्यादा वेरिएशन किस साइड है, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन जो है वो हमें कौन बताता है, स्क्यूनेस। और उसके बाद एक टॉपिक है कर्टोसिस, ये हम मोमेंट्स के बाद कवर करेंगे। तो फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए कि जो मोमेंट्स हमारा टॉपिक है, ये मोमेंट्स जो है, दिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर जो हमें हमारे डेटा सीरीज की या हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में हेल्प करता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब वो कैसे हेल्प करता है, आइए अभी हम देखते हैं। देखिए मोमेंट्स जो है, आइए पहले इसकी डेफिनेशन या थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। और देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, मोमेंट्स जो है वो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ द डिविएशंस इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, मोमेंट क्या होता है, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ डिविएशंस। ठीक है, देखिए जब हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज, तो हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन किसका, जो हमारा वेरिएबल हमें गिवन है। अगर हम बोलते हैं हमें एक्स वेरिएबल गिवन है, तो हम इसका अरिथमेटिक मीन कैसे लिखते हैं, एक्स बार। ठीक है, अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन लेना है वेरियस पावर्स ऑफ द डिविएशंस। अरिथमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो एक्स बार है हमारा अरिथमेटिक मीन ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशंस और वैल्यूज, किसकी वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज। लेकिन अगर हमें कह रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन लेना है डिविएशंस का, तो डिविएशन हम कैसे लिखते हैं, देखिए यूजुअली डिविएशन हम लिखते हैं एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, लेकिन डिविएशन हम किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं, तो हम इन जनरल यहाँ लिखते हैं समेशन ऑफ, सीधे डिविएशन वर्ड लिखते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं समेशन ऑफ डिविएशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन आएगा दैट विल बी डी बार, है ना। मतलब अभी सिर्फ थोड़ा सा आप आइडिया लीजिए। तो अगर हम डिविएशंस का मीन ले रहे हैं, मतलब जितनी डिविएशंस है उनको ऐड करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ डिविएशंस के साथ, है ना। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ डिविएशंस, मतलब वेरियस पावर्स कैसे होंगी, डी रेज टू द पावर 1, इट कैन बी डी स्क्वायर, इट कैन बी डी क्यूब, इट कैन बी डी रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन, है ना। वेरियस पावर्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम मोमेंट की बात करते हैं ना, हमारे पास डिफरेंट मोमेंट्स आते हैं, जिसे हम कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट, हम कहते हैं सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट एंड सो ऑन। तो वैसे तो आप जितनी मर्जी पावर्स बढ़ाते जाओ उतने मोमेंट्स मिलते जाते हैं, लेकिन यूजुअली हम फोर्थ मोमेंट तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर जाएंगे तो कैलकुलेशंस थोड़ी टफ हो जाती हैं और उसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी इतनी ज्यादा नहीं होती है अगर हमारा डेटा कम है।
ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अगर डेटा होगा तो हमें रिलायबल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो क्योंकि अब हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें तो अनलिमिटेड डेटा नहीं होता ना, बहुत लिमिटेड सी वैल्यूज, 8-10 वैल्यूज से ज़्यादा यूजुअली नहीं होता क्वेश्चंस में। तो उस केस में हमारे फर्स्ट 4 मोमेंट्स जो हैं ये हमें रिलायबल रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है। तो अगर हम 1 डिग्री लेंगे मतलब पावर 1 लेंगे डिविएशंस की, तो हमें मिलेगा फर्स्ट मोमेंट। अगर हम डी स्क्वायर कर देंगे मतलब डिविएशंस का स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा सेकंड मोमेंट। वैसे ही डी क्यूब करेंगे तो थर्ड मोमेंट, डी रेज टू द पावर 4 करेंगे तो हमें मिलेगा फोर्थ मोमेंट। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फॉर्मूले अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि वेरियस पावर्स ऑफ डिविएशंस की जब हम बात करते हैं और उनका जब हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं तो हमें डिफरेंट मोमेंट्स मिलती हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है। मोमेंट्स को हम डिनोट करते हैं एक ग्रीक लेटर के साथ, ऐसे हम बनाते हैं और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, दिस इज कॉल्ड म्यू। ठीक है। तो हमें फर्स्ट मोमेंट जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे म्यू 1, सेकेंड मोमेंट को हम लिखेंगे म्यू 2, थर्ड मोमेंट को हम लिखेंगे म्यू 3, फोर्थ मोमेंट को हम लिखेंगे म्यू 4। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। चलिए, इसके बाद एक चीज और आपको क्या देखनी है कि इन स्टैटिस्टिक्स वी टॉक ऑफ मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल अबाउट सम पॉइंट। ठीक है। कि हमारे मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, जिस वेरिएबल की हम बात करें, जैसे हम बोलते थे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, इनकम ऑफ पर्सन्स। ठीक है। ये डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो हम जब बोलते हैं मोमेंट ऑफ अ वेरिएबल अबाउट सम पॉइंट, तो हम यहाँ बोलते हैं, हम किसकी बात करते हैं, किसी वेरिएबल की। और ये जो सम पॉइंट है, ये सम पॉइंट क्या हो सकता है, इट कैन बी सेंट्रल पॉइंट जिसे हम मीन बोल सकते हैं। ठीक है। तो मोमेंट अबाउट मीन हो सकता है, मोमेंट अबाउट सम आर्बिट्ररी वैल्यू हो सकता है, मतलब हमारे डेटा सीरीज की कोई भी वैल्यू अदर दैन मीन, है ना, कोई आर्बिट्ररी वैल्यू हो सकती है, या फिर मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो सकती है। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अब हम जब मोमेंट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे, हम इन तीनों केसेस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मोमेंट्स अबाउट सेंट्रल वैल्यू दैट इज मीन, या और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी वैल्यू या फिर आर्बिट्ररी ओरिजिन, और तीसरा हम पढ़ेंगे मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है। इन तीनों केसेस में हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं। इनिशियली फॉर्मूले सिंपल हैं, उसके आगे भी मतलब थोड़ा सा आपको पहले के कंपैरिजन में जो अभी तक हमने फॉर्मूले किए हैं उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन हम एक तरीके से उसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट से याद हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल अभी इनिशियली बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मोमेंट अबाउट मीन, दैट इज जिसे हम बोलेंगे सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल मोमेंट्स। तो आपको अगर एग्जाम में बोला जाता है कि फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करो या फिर फर्स्ट 4 मोमेंट्स कैलकुलेट करो अबाउट द मीन, तो उसका मतलब सेम है। ठीक है। आपको सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम डिविएशंस की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ आपको डिविएशन कहाँ से लेनी है, फ्रॉम मीन वैल्यू एक्स बार। ठीक है। आपको वहां से करना है। अब इस केस में आपको दो तरह के फॉर्मूले याद करने हैं। एक हो गया इंडिविजुअल सीरीज के लिए, जिसे हम अनग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये टर्म्स सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ और अलग टर्म यूज हो जाए तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा जहां पर होता है, अनग्रुप्ड हो गया, कोई ग्रुपिंग नहीं है, सारी वैल्यूज एज इट इज गिवन है। ठीक है। दूसरा होता है जहां हमारे डेटा को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया जाता है, वैल्यूज के साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं, तो वो हमारा होता है ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप्ड डेटा में हमें इंडिविजुअल वैल्यूज भी गिवन हो सकती है ना, जो डिस्क्रीट सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, वैल्यूज होती हैं और साथ ही उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। और अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें तो उसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं और साथ ही उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। तो ये दोनों किसके अंडर आते हैं, ग्रुप्ड डेटा के अंदर। ठीक है। इतना पता चल गया। अब फॉर्मूला देखिए हमें कैसे लिखना है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, 4 मोमेंट्स। आपको एग्जाम में 4 मोमेंट्स से ज्यादा कभी भी नहीं आएंगे। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, म्यू 1 फॉर फर्स्ट मोमेंट, म्यू 2 फॉर सेकेंड मोमेंट, म्यू 3 फॉर थर्ड मोमेंट, म्यू 4 फॉर फोर्थ मोमेंट। ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, हमने बोला अरिथमेटिक मीन लेना है। तो अरिथमेटिक मीन लेने का मतलब हुआ हमें डिवाइड बाय n करना होता है ना। फिर उसके बाद सम करना होता है। अब यहाँ सम किसको हम करेंगे, डिविएशंस को, और डिविएशन कहाँ से लेनी है, मीन वैल्यू से। तो हम सिंपली करेंगे x माइनस एक्स बार। ठीक है। सिंपल फॉर्मूला।
तो डिविएशंस का सम लेना है, उनको डिवाइड करना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। अब ये था फर्स्ट मोमेंट। सेकेंड मोमेंट में क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, मीन की वेरियस पावर्स लेनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी मीन की नहीं, डिविएशंस की वेरियस पावर्स। तो सेकेंड मोमेंट के लिए क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी 2, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है। थर्ड मोमेंट के लिए पावर हो जाएगी 3, तो x माइनस एक्स बार होल क्यूब अपॉन n। और म्यू 4 के लिए पावर क्या हो जाएगी 4, तो x माइनस एक्स बार रेज टू द पावर 4 अपॉन n। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये बात होगी इंडिविजुअल सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज में बिल्कुल सिंपल है, क्या होता है, एक एडिशनल चीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो डिस्क्रीट सीरीज हो या कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, फॉर्मूला सेम यही रहेगा, x माइनस एक्स बार अपॉन n, बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। म्यू 2 के लिए हम लिखेंगे समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। म्यू 3 के लिए लिखेंगे सेम यही फॉर्मूला, x माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइड बाय n और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। और फोर्थ मोमेंट के लिए हम करेंगे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल रेज टू द पावर 4 अपॉन n, है ना, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज के लिए। और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज आती है तो उसमें हम क्या चेंज करते हैं, x की जगह हम मिड वैल्यू ले लेते हैं, है ना। ये तो अब कॉन्सेप्ट पता ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर अलग से फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं ताकि और कंफ्यूजन ना हो। ये याद रखना है कि जो इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूले हैं, बस उसमें आपने एक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देनी है समेशन में। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूले सेम है। आई होप दिस इज क्लियर। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला। तो चलिए फटाफट से अब हम एक काम करते हैं, हम हर एक सीरीज के लिए एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, so example number 1, find the first four central moments for the given values 1, 3, 7, 9, 10. कोई frequencies given नहीं है, simple values given है, so this is a case of individual series. अब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी रिलेटेड फॉर्मूले हैं सबसे पहले वो लिख लो, उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या चीज कैलकुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो हमें कहा गया है फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स, मतलब मोमेंट्स अबाउट द मीन वैल्यू। तो वो कैसे कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट फोर मोमेंट्स मींस म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4। ठीक है, हमें पता है इसमें हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं, और अबाउट मीन वैल्यू मतलब डिविएशंस जो लेनी है वो मीन वैल्यू से लेनी है। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स बार अपॉन n, दूसरे में हो जाएगा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, फिर हो जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल क्यूब अपॉन n, और फोर्थ मोमेंट के लिए हो जाएगा x माइनस एक्स बार रेज टू द पावर 4 अपॉन n। ठीक है, अब ये जो गिवन वैल्यूज हैं इनको हम x लिख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास वैल्यूज है 1, 3, 7, 9 एंड 10। अब इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास तो x बार होना चाहिए, तभी तो हम डिविएशंस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो x बार कैसे निकलता है इंडिविजुअल सीरीज के केस में, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये कैसे निकलेगा, हम इन सबको ऐड कर लेंगे। अगर आप इन सबको ऐड करोगे कितना मिलेगा, 10, 9, 19, 20, 27, 20, 29, 30। ठीक है, और कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, मीन हमें मिल गया। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, टेबल में हमें और क्या करना पड़ेगा, हमें समेशन चाहिए x माइनस एक्स बार का, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का, x माइनस एक्स बार होल क्यूब का। इसका मतलब हमें यहाँ टेबल में कौन से कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, एक तो आ गई सिंपल डिविएशंस x माइनस एक्स बार, ये फिर हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, फिर हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का होल क्यूब, और फोर्थ पावर तक हमें चाहिए, है ना, x माइनस एक्स बार होल रेज टू द पावर 4। और फिर बाद में हमने इन सबके समेशन ले लेने हैं। x बार हमने कैलकुलेट किया 6, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार है ना, दिस मीन्स x माइनस 6, है ना। यहाँ पर भी हो जाएगा x माइनस 6 होल स्क्वायर। अब हमें हर बार सारी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, एक बार ये कैलकुलेशंस आ गई तो हम सिंपली इनको एक बार स्क्वायर करेंगे, उनका क्यूब और रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये टेबल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जो भी फॉर्मूले हैं उनमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम टेबल कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये टेबल बना रखा है हमने, x बार हमें पता है, हमने अभी कैलकुलेट किया, x बार आया हमारे पास 6। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 6। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 माइनस 6, है ना, x की वैल्यूज में से माइनस करना है ना, तो 1 माइनस 6 इज माइनस 5, 3 माइनस 6 इज
-3, 7 - 6 1, 9 - 6 3, 10 - 6 4। ये आ गई x माइनस एक्स बार की वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद अब स्क्वायर करना है, मतलब इन्हीं वैल्यूज को हम स्क्वायर कर लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। हम लिखेंगे 5 × 5 25, 3 × 3 9, 1 1 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16, ठीक है। अब उसके बाद है क्यूब। तो देखिए यहाँ पर रेज टू द पावर 1 है ना। एक बार मल्टीप्लाई किया तो हमें स्क्वायर मिल गया, एक और बार करेंगे तो हमें क्यूब मिल जाएगा, है ना। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 5 × 25 करोगे तो ये 3 बार हो गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमें क्यूब मिल जाएगा। तो -5 × 25 होता है -125। साइन का आपने खास ध्यान रखना, अदरवाइज सब कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फिर -3 × 9 -27, 1 × 1 1, 3 × 9 27, 4 × 16 64, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अब हमें रेज टू द पावर 4 वाला चाहिए, है ना। तो अगर हम ये वाली वैल्यूज को, ये जो पहला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम x माइनस एक्स बार का है, तो अगर हम इस तरीके से कर लें, 5 ये क्यूब वाले के साथ पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये 4 वाली वैल्यूज मिल जाएंगी, 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 × -125, दोनों माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 × 125 इज 625। फिर 3 × 27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 81। फिर 1 1 ज़ा 1, 3 × 27 करेंगे तो ये आता है 81, और 4 × 64 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 256, ठीक है। अब देख लेते हैं हम फॉर्मूले, हमें क्या चीज चाहिए, वी नीड μ1 फर्स्ट फॉर सेंट्रल मोमेंट्स, तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n। फिर हमें चाहिए μ2, ये आएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। फिर हमें चाहिए थर्ड मोमेंट, μ3 इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल क्यूब अपॉन n। और लास्ट में हमें चाहिए फोर्थ मोमेंट, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स बार होल रेज टू द पावर 4 अपॉन n। बस अब हमें ये समेशंस निकालने हैं और हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टोटल वैल्यूज लिख लेते हैं। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पर समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू, then we have summation of x minus x bar whole cube is equal to, and x minus x bar whole raised to the power 4 is equal to। फटाफट से कर लीजिए कैलकुलेशंस। तो देखिए पहले केस में -5 और 3 -8 प्लस 1 हो गया -7, और 4 + 3 7, 7 - 7 0। दूसरे में अगर आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 60, थर्ड में आएगा -60, और लास्ट वाले में टोटल आ जाता है 1044, ठीक है। आपने फटाफट से कैलकुलेशन चेक कर लेनी है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। पहला तो आ गया 0 अपॉन n, हमें पता है हमारे पास कितना है 5, 5 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 0 अपॉन 5 है 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर करेंगे तो ये वैल्यू है 60 अपॉन 5, 5 12 ज़ा 60। फिर उसके बाद क्यूब वाला है -60 अपॉन 5, ये हो जाएगा -12। और लास्ट में हमारे पास है, लास्ट में वी हैव 1044 अपॉन 5, इसको सॉल्व करने पे आता है 208 अपॉन 8, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से हमें करनी है कैलकुलेशंस सेंट्रल मोमेंट्स की, या फिर मोमेंट्स अबाउट द मीन, ठीक है। ये टर्म्स बार बार बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएंगी। तो सेंट्रल मोमेंट इज मोमेंट अबाउट द मीन। तो ये हो गया फॉर इंडिविजुअल सीरीज। चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए। Okay, so the question is find the first 4 moments about the mean for the given data। देखिए अब यहाँ पर x और f की वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट सीरीज है, तो हमें क्या फॉर्मूले लगाने हैं, μ1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ, सेम पहले की तरह ही है, बस हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सेकेंड मोमेंट के लिए समेशन f x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। फिर उसके बाद थर्ड मोमेंट के लिए सेम हमें ऐसे ही करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये x माइनस एक्स बार का क्यूब लेना है, ठीक है। और μ4 के लिए समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल रेज टू द पावर 4 अपॉन n। अब सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए, क्योंकि अबाउट द मीन निकालना है ना मोमेंट्स हमें। तो यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज के केस में मीन कैसे निकलता है, समेशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन होता है ना।
तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम पहले बनाएंगे समेशन एफ एक्स निकालने के लिए एक कॉलम बनाएंगे एफ एक्स का, ठीक है। और उसके बाद चलिए पहले हम यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर लेते हैं और बाकी की कैलकुलेशन अगले पेज पे करते हैं। तो हम यहाँ एक कॉलम बनाते हैं एफ इंटू एक्स के लिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 4 7 ज़ा 28, 5 3 ज़ा 15 एंड 6 1 ज़ा 6। इन सबको ऐड करोगे समेशन ऑफ एफ एक्स, तो टोटल ये करके आता है हमारे पास 60। आप चेक कर लीजिए। और n हमें कैसे मिलता है, n मिलता है फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। तो इन सबको अगर आप टोटल करोगे ये आपको मिलेगा 15, ठीक है। तो हमारे पास x बार कितना आ जाएगा, हम यहाँ लिखते हैं x बार इज इक्वल टू summation fx upon n. This is equal to 60 upon 15, which is equal to 15 4 60। तो x बार की वैल्यू हमें मिल गई 4, ठीक है। अब हमें देखिए क्या चीज चाहिए। अगर आप हर एक चीज के लिए कॉलम बनाते रहेंगे तो हमारे पास बहुत सारे कॉलम बन जाएंगे। क्यों? जैसे हमने पहले किया था ना, x माइनस एक्स बार के लिए एक कॉलम x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का, फिर क्यूब के लिए, फिर रेज टू द पावर 4 के लिए। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करना है, तो एक कॉलम हम बनाएंगे x माइनस एक्स बार का, फिर एक कॉलम बनाएंगे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का, फिर एक कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का, फिर एक कॉलम बनाएंगे f से मल्टीप्लाई करके। तो इससे बेटर तरीका क्या होता है, हम क्या करेंगे, अब बहुत कम तो नहीं हम कर सकते, अब जो मिनिमम कॉलम्स बनने हैं वो तो बनने ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कॉलम्स को हम थोड़ा सा ध्यान रख के, थोड़ा केयरफुली कैलकुलेशंस करके हम थोड़ा सा कम कम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखिए एक कॉलम तो हम बना लेते हैं डिविएशंस का। ये तो मैंडेटरी है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हम एक कॉलम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस एक्स बार, है ना, ये मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इकट्ठा बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देखिए यहाँ पर हमें मिल गया f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इसी को अगर हम x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर वाला मिल जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अब हमें चाहिए इसके साथ ही क्यूब वाला चाहिए ना, तो हम एक कॉलम बना लेते हैं f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल क्यूब का, ये इकट्ठा ही बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चीज करनी पड़ेगी, ये जो स्क्वायर वाला है ना, ये स्क्वायर वाला, इसको अगर हम x माइनस एक्स बार वाले से मल्टीप्लाई करें तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर है, एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स बार से तो हमें क्यूब वाला मिल जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, आपको नेक्स्ट पेज पे जब हम पूरा टेबल बनाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ ये समझिए कि हमें टेबल कैसे बनाना है। तो x माइनस एक्स बार होल रेज टू द पावर 4 है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो क्यूब वाला है ना, ये क्यूब वाला जो कॉलम बनाया है, इसको हम x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, क्यूब वाले को एक और बार x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेज टू द पावर 4 वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आई होप अगर आपको मैथ्स के थोड़े से बेसिक्स क्लियर होंगे तो ये चीज आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ये ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, फिर आप वैसे ही कर लीजिए कि हर एक के लिए एक इंडिविजुअल कॉलम बना लीजिए ताकि कंफ्यूजन का कोई स्कोप ना रहे, ठीक है। तो जो थोड़ा सा अगर इस चीज को मैनेज कर सकते हैं तो वो इस तरीके से करिए, ये जल्दी आपका थोड़ा कैलकुलेशन और टेबल भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ये टेबल कैसे बनेगा, थोड़ा सा क्लियरली देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये टेबल बनाया है, एक्स और एफ की वैल्यूज लिखी हैं, एक कॉलम हमने बना लिया एक्स माइनस एक्स बार का। तो एक्स बार अभी हमने कैलकुलेट किया, एक्स बार कितना आया 4, एक्स माइनस 4, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यूज में से ये 4 माइनस करना है। तो 2 माइनस 4 इज -2, 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 इज 2। ये आ गया एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। अब हमें करना है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि फॉर्मूले के लिए जो मोमेंट्स के फॉर्मूले में है उसमें तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करनी है। तो अब हम इस कॉलम के लिए क्या चीज करेंगे, x माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू 1 -2, 3 इंटू -1 -3, फिर 0 इंटू 7 0, 1 इंटू 3 3 एंड 2 इंटू 1 2, ठीक है। ये आ गया f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए अब हमें स्क्वायर वाली चाहिए वैल्यूज, है ना। तो अगर हम ये वाली जो अभी वैल्यूज कैलकुलेट की, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें x माइनस एक्स बार के साथ,
तो हमें x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर भी मिल जाएगा और फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4, 3 1 3, देन 0 into 0, then 3 1 3 and 2 2 4। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सारी वैल्यूज क्लियर है सबको। 4 3 0 3 4। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करना है क्यूब। तो अगर हम ये ऑलरेडी ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज हमने अभी कैलकुलेट की, इन स्क्वायर वाली वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करें। चलिए पहले हम ये हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स बार के साथ, तो हमें ये क्यूब वाली वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 2 8, माइनस 2 है तो माइनस 8, फिर 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, देन 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 एंड 4 2 8। ठीक है, आगे हमारे पास वैल्यूज। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हम ये एरोस फिर से हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 वाली वैल्यूज चाहिए ना, रेज टू द पावर 4। तो अगर हम ये क्यूब वाला x माइनस एक्स बार होल क्यूब है, इसको अगर एक और बार x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करें तो हमें रेज टू द पावर 4 मिल जाएगा। और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 8 2 16 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 3 1 3 माइनस माइनस प्लस, then 0 into 0 is 0, then 3 into 1 is 3 and 8 2s are 16। ये आ गई हमारे पास सारी वैल्यूज। अब हमें फॉर्मूले के लिए इन सब का समेशन भी चाहिए है ना, तो हम समेशन लिख लेते हैं। एक तो हमें चाहिए ये वाला समेशन, समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये कितना आएगा, देखिए 2 और 3 5, ऊपर माइनस 5, ये हो गया 0। उसके बाद नेक्स्ट है समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आता है, 4 4 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद नेक्स्ट है समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 8 और माइनस 8 कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, ये हो गया 0। उसके बाद आ गया समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल रेज टू द पावर 4। इसको अगर आप टोटल करेंगे 16 17 18 19, यहाँ भी 19 19 19 हो गया 38। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। n हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है, n यहाँ पर है टोटल 15। ठीक है, बस अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है, हमें आंसर्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट 4 मोमेंट्स कैसे निकलते हैं, μ1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन n विच इज इक्वल टू, ये 0 ही आ गया, 0 अपॉन 15 इज 0। दूसरा आ गया μ2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, कितना है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये आया था हमारे पास टोटल 14। तो हमने डिवाइड करना है 14 डिवाइड बाय 15, ये हमारे पास आता है 0.933। आप भी फटाफट से कैलकुलेशंस चेक कर लीजिए, ये टोटल आएगा 0.93333 आता है। हम 3 डेसिमल प्लेसेस पे छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं μ3। μ3 आ गया समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल रेज टू द पावर 3 अपॉन n। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्यूब वाला अगेन 0 है, 0.15 इज 0। ठीक है, चलिए लास्ट रह गया हमारे पास μ4। ये आ गया समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल रेज टू द पावर 4 अपॉन n। ये आया है टोटल 38, तो 38 अपॉन 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, चेक कर लीजिए आप भी, 38 डिवाइड बाय 15 इज 2.533। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज μ1, μ2, μ3 एंड μ4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिस्क्रीट सीरीज के केस में मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। कौन से मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स या फिर मोमेंट्स अबाउट द मीन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की तरफ। Okay, so question number 3, find the first 4 moments about the mean for the given data, x and f are given। अब यहाँ पर x की वैल्यूज हमें क्लास इंटरवल्स में गिवन है, सो दिस इज अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो जैसा हमने पहले कहा, फॉर्मूले डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सेम रहते हैं, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आता है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं ना, समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार
अपॉन n, तो यहाँ सिंपल क्या होगा, x की जगह हम लिखेंगे m, क्योंकि x तो क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में है, तो हम एक सिंगल वैल्यू हमें चाहिए होती है जो हम लेते हैं मिड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, आपका एक मिड वैल्यू का कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जहां जहां हमने पहले लिखा था ना, चलिए पहले हम एक काम करते हैं, एक्स बार कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पहले हमें मीन मिलेगा तो हम डिविएशंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डिविएशंस सॉरी मीन हम कैसे करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू एक्स, नहीं है अब हमारे पास मिड वैल्यूज रहती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले मिड वैल्यूज लिख लें, 0 और 10 की आ गई 5, 10 और 20 की 15, सॉरी 20 और 30 की 25, एंड 30 और 40 के बीच में 35, ठीक है। अब एक कॉलम बनता है m इंटू एफ, राइट, जो यहाँ लिखा है ना, f इंटू एम लिख लो या m इंटू एफ लिख लो, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 5, 15 3 45, 4 5 sorry 25 into 4 is 100 and 35 into 2 is 70। तो अब इनको जब हम टोटल करेंगे हमारे पास आएगा समेशन ऑफ f into m is equal to 170, 175 प्लस 45 इज 220, ठीक है। आप चेक कर लीजिए टोटल, तो हमारे पास n कितना है वो मिलता है फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, तो f इज इक्वल टू सॉरी समेशन ऑफ f इज इक्वल टू n, ये टोटल आता है 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो x बार कितना आ जाएगा हमारे पास 220 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 22। मीन हमें मिल गया। अब हमने सिंपली जैसे पहले टेबल बनाया था ना, सेम टेबल वैसे ही बनाना है, सिर्फ जहां जहां ये x लिखा हुआ है ना, अब हमारे पास क्योंकि क्लास इंटरवल्स हैं, तो x की जगह आपने लिख देना है m मिड वैल्यू, ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। तो अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ आया है तो आप फटाफट से कैलकुलेशंस कीजिए, हम भी साथ में टेबल बनाते हैं और कैलकुलेशंस आप साथ साथ मैच करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टेबल। तो देखिए यहाँ पर हमने टेबल बना रखा हुआ है, एक्स बार अभी हमने कैलकुलेट किया 22, तो ये बन जाएगा m माइनस 22, है ना। तो मिड वैल्यूज में से हमें 22 माइनस करना है, तो पहले आ जाएगा 5 माइनस 22 इज माइनस 17, 15 माइनस, ये आपको ध्यान रखना है हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कई बार एक भी कॉलम इधर उधर हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 15 माइनस 22 इज माइनस 7, 25 माइनस 22 इज 3 एंड 35 माइनस 22 इज 13, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसको करना है, ये जो भी हमने डिविएशन कैलकुलेट की है इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 17, 7 इंटू 3 माइनस 21, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा सॉरी 13 इंटू 2 इज 26, ठीक है। ये आ गया। अब जैसे हमने पहले किया था सेम चीज यहाँ करेंगे, एक टर्म हमें मिल गई है, हमें नेक्स्ट स्टेप में चाहिए m माइनस एक्स बार होल स्क्वायर चाहिए ना। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, ये एक टर्म लेंगे और इसको एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे डिविएशन के साथ, तो हमें ये स्क्वायर्ड डिविएशन मिल जाएगी, ठीक है। तो 17 इंटू 17 इज 289, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 21 इंटू 7 इज 147, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। 12 3 ज़ा 36 एंड 26 इंटू 13 इज 338, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में, अब ये जो स्क्वायर्ड वैल्यूज आई हैं, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये सिंगल वाली डिविएशन के साथ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये स्क्वायर्ड वाली डिविएशंस वाले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे डिविएशंस के साथ, तो हमें क्यूब वाली वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ आ जाएगा 289 इंटू 17 और एक ही साइन है माइनस का, तो ये आएगा माइनस 4913। फिर आएगा 147 इंटू माइनस 7, ये आ जाएगा माइनस 1029। फिर 36 इंटू 3, ये आ जाएगा 108 एंड 338 इंटू 13, ये आ जाएगा 4394, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो क्यूब वाली वैल्यूज आई हैं इनको एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे डिविएशन वाले के साथ, तो हमें रेज टू द पावर 4 वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, ये क्यूब वाली वैल्यूज को ये सिंगल वाली डिविएशन के साथ, ठीक है, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए पहली वैल्यू 4913 इंटू 17, थोड़ी बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू आएगी 83521। बहुत केयरफुली आपने कैलकुलेशंस करनी है। 1029 इंटू 7 इज 7203, then 108 into 3 is 324
एंड 4394 इंटू 13 इज 57122। ठीक है, हो गई सारी कैलकुलेशंस। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, इन सबके समेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो समेशंस कैसे निकलेंगे, हम यहाँ लिखेंगे समेशन ऑफ एफ इंटू एम माइनस एक्स बार, ये टोटल आता है हमारा 26 प्लस 12 माइनस 21 माइनस 17, ये आता है टोटल 0। ठीक है, उसके बाद समेशन ऑफ एफ इंटू एम माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये आता है टोटल 810। आपने भी कैलकुलेशंस करनी है साथ साथ, और अगर कहीं गड़बड़ है तो प्लीज आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ होती है। एम माइनस एक्स बार होल क्यूब, इसका टोटल आता है -1440, और लास्ट में f इंटू एम माइनस एक्स बार रेज टू द पावर 4, इसका टोटल आता है 148170। ठीक है, ये हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली, बस अब फॉर्मूले लगाने हैं और वैल्यूज पुट करनी है। तो μ1 होता है समेशन ऑफ f इंटू m माइनस एक्स बार अपॉन n, विच इज इक्वल टू कितना है, ये टोटल है 0, और n कितना हमने किया था अभी, टोटल n इज इक्वल टू ये था 10। ठीक है, तो 0 अपॉन 10 इज 0। दूसरा आ गया अब μ2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू m माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, तो ये टोटल है 810 अपॉन 10 इज इक्वल टू 81। ठीक है, चलिए थर्ड μ3 इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू एम माइनस एक्स बार होल क्यूब अपॉन n, दिस इज इक्वल टू -1440 अपॉन 10, ये आता है -144। और लास्ट में हमारे पास आता है μ4 इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू एम माइनस एक्स बार रेज टू द पावर 4 अपॉन n, ये टोटल है 148170 अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू एक जीरो कट गया, पीछे बचा 14817। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वैल्यूज μ1, μ2, μ3 एंड μ4। ठीक है, तो ये आ गए हमारे 4 सेंट्रल मोमेंट्स इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हमने नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले आपने ये वीडियो अच्छे से समझनी है, फॉर्मूले अच्छे से सीखने हैं, क्योंकि जो हम इसके बाद फॉर्मूले करेंगे वो एकदम इन्हीं से रिलेटेड है, बिल्कुल माइनर डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से सारी चीजों को समझें। कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में पूछ लें। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई टेक योर लीव, मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।